नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो मॉक टेस्ट नंबर 1 जेएसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है, झारखंड जीके का ये मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको 40 सवाल पूछे जाएंगे। और जब आप इस वीडियो को खत्म कर रहे होंगे ये 40 सवालों को लगा करके, तो आपको कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट 200 सवाल यहां पे आपको कवर करवा दिए जाएंगे। अब ये जो 40 सवाल रखे गए हैं झारखंड जीके में, झारखंड का कौन कौन सा पार्ट से हमने क्वेश्चन लिया तो उस पर भी मैं आपको चर्चा कर दूं। देखिए, सिंपल सी बात है, जेएसएससी आपकी एग्जामिनेशन लेगी तो झारखंड जीके के हर एक पोर्शन को वो टच करेगी। तो मैंने भी पूरा का पूरा सेम आपका ये फॉलो किया है। देखिए, झारखंड की कला संस्कृति से आपको 10 सवाल हमने लिए हैं। झारखंड का करंट अफेयर से हमने 10 सवाल लिए हैं। झारखंड का इतिहास जिसमें एंशिएंट भी है, प्राचीन, आधुनिक यानी कि मॉडर्न, और उसके बाद मध्यकाल, ठीक है। इसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावे जितने इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स रहे हैं यानी कि जो विद्रोह रहा है झारखंड में वो पूरा, यानी कि इस प्रकार से पूरा झारखंड का हिस्ट्री यहां पर 6 सवाल से मैंने खत्म करने की कोशिश किया। झारखंड का मिसलेनियस हमने 3 सवाल रखे हैं। इसमें मैंने एक सवाल झारखंड के सेंसस यानी कि झारखंड की जनगणना 2011 के ऊपर मैंने रख दिया है। झारखंड की ज्योग्राफी से 5 सवाल रखे हैं, चाहे वो झारखंड की नदियां हो, चाहे कोई भी घाटी परियोजनाएं हो, मतलब झारखंड का अगर मैप से संबंधित, उनकी सीमाओं से संबंधित, डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, वो सारा चीज 5 सवाल से हमने कवर करने की कोशिश की है। और इसकी जब आप एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे वीडियो में तो आपका दिल बहुत ही खुश हो रहा होगा। इसके बाद हमने झारखंड पॉलिटी में 3 सवाल लिए हैं और झारखंड के इकोनॉमिक्स से 3 सवाल, ठीक है ना, खान खनिज उद्योग बहुत सारी चीजें हैं, तो उनसे हमने पूरा का पूरा ये आपका 40 क्वेश्चन लिया गया। और उम्मीद ही नहीं बल्कि आशा होगी कि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो इस 40 क्वेश्चन में आप कम से कम यहां पर जो सवाल हमने लिए 30 सवाल आप सही कर रहे होंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट तैयार करने में, डिलीवर करने में काफी मेहनत लगता है, तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, ठीक है। और आप कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं या फिर कितने सवाल सही कर पाए हैं आप जरूर कमेंट करिएगा। 40 क्वेश्चन में आप जरूर लिखेगा कि आउट ऑफ 40 आपके 32 सवाल हुए हैं, 35 सवाल हुए हैं या 20 सवाल, इस प्रकार से आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। और हमारा ये टेलीग्राम चैनल एक बनाया गया है जेएसएससी जेपीएससी के लिए स्पेशली, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप इसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मॉक टेस्ट जो है अभी मैंने आपको जो वीडियो मिल रही है, इसका सेम यही पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है ना, आपको इसी टेलीग्राम पे। तो कुछ देर के बाद होप शो जैसे वीडियो अपलोड होगी 5-6 घंटे के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, और इसके बाद एक चीज मैं आपको और चीज मैं कुछ बता दूं, आपको इसी चैनल पे आपके लिए मास्टर वीडियो बनाई गई है जिसमें आपको झारखंड की कला संस्कृति को खत्म करने का हमने पूरा प्रयास किया है, ठीक है। इसका ये पार्ट 1 है, एक पार्ट सेकंड और आएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आपको झारखंड से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये पूरा हमने करवा दिया, ठीक है। 30-35 मिनट की ये वीडियो है, आप इसे जरूर देखेंगे। तो चलिए आज की टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल झारखंड का करंट अफेयर से। अभी आपको 10 सवाल जो मिलेंगे लगातार करंट अफेयर से, ताकि आप मतलब एग्जामिनेशन में तो ऊपर नीचे होंगे, ठीक है ना। और मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है जेएसएससी सीजीएल की, आप देखिए कि उसकी भी खूबसूरती इसी तरह से हमने रखी जो यूट्यूब पे मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। सेम एक्सप्लेनेशन उतना ही रख रहा हूं जितना आपको नीड है उस टॉपिक से या उस सवाल से बन सकते हैं। इस सवाल को, जैसे कि अगर पहला सवाल आपसे पूछ लिया जाता है या फिर पूछा जो गया है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब किया गया है? When was फूलो झानो आशीर्वाद योजना लॉन्च्ड, ठीक है। तो 28 सितंबर 2020 को, 18 सितंबर 2020, 20 सितंबर 2020 या फिर 29 सितंबर 2020। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा, जो फूलो झानो आशीर्वाद योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 29 सितंबर 2020 को। तो अब देखिए, चलिए इसके अलावे इस जो आपकी जो स्कीम है, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता है झारखंड में जो भी स्कीम है, जो भी योजनाएं चलाई जाती है सरकार के द्वारा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ हम इसके जो भी इसके इर्द गिर्द जो सवाल बन सकते हैं उसको कवर करते हैं। इसकी जो शुभारंभ की गई थी हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था।
और इस योजना के तहत मतलब जो इनका उद्देश्य है, जो ये योजना के तहत जो है आपकी जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं, ठीक है ना, जो हड़िया या फिर दारू के जो निर्माण में लिप्त हैं, उन कार्यों में व्यस्त हैं या फिर उनकी बिक्री में व्यस्त हैं, तो उन जो भी कार्यों में जो ग्रामीण महिलाएं लिप्त हैं उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा आपका फूलो झानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से। ठीक है, तो कब लॉन्च किया गया है? 29 सितंबर 2020। किसने लॉन्च किया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। योजना के तहत क्या किया गया है कि जो भी ग्रामीण महिलाएं जो हड़िया दारू के निर्माण या फिर उनके बिक्री कार्यों में जो लिप्त हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आगे इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूरा हिंदी इंग्लिश कंटेंट सेम टेस्ट सीरीज में मैंने बोला ना कि जो रखा है, और जो टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स कर रहे हैं 330 340, यकीन मानिए आपका एग्जामिनेशन में 15 से 20 मार्क्स आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इस योजना के तहत 19,000 महिलाओं को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि जो फूलो झानो योजना जो है इसके तहत कितने महिलाओं को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 19,000 महिलाओं को। ठीक है ना, अभी अप्रॉक्स 15,000 महिलाओं को चिन्हित कर लिया गया है, यानी कि चिन्हित करने का मतलब यह है कि उनकी सूची बना ली गई है ग्रामीण महिलाओं को जो हड़िया दारू बनाने के या फिर उनके बिक्री में कार्यों में लिप्त है। और इसके लिए जो चिन्हित जो की जा रही है महिलाओं को, इसके लिए सखी मंडल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपका, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इंग्लिश वाले आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन यहां पर रख दी गई है। तो अगले सवाल पे अब हम लोग आते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है तो उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है सोना सोबरन योजना का संबंध है। ठीक है ना, सोना सोबरन स्कीम इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ, युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है इस स्कीम के माध्यम से, या फिर छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, या फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका दिया जा रहा है इस स्कीम के माध्यम से, या फिर धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए सोना सोबरन योजना का जो संबंध है आपका, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इस योजना के बारे में कुछ जानकारी हम लोग बटोरते हैं और जो भी आपका सवाल बन सकता है उस पर हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले तो यह जानना है कि जो हेमंत सोरेन है इनकी अध्यक्षता में ही सोना सोबरन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में आपको धोती लुंगी और साड़ी दी जाएगी। ठीक है ना, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो लाभार्थी होंगे जिनको 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी दी जाएगी, कौन? तो जो गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है ना, जितने भी परिवार है इस योजना के लाभार्थी होंगे। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है? तो 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ताकि ये योजना सुचारू रूप से चलाई जा सके। यानी कि जो भी यहां पर इस स्कीम के तहत जो भी उद्देश्य रखी गई है कि 10 रुपए में धोती लुंगी साड़ी दी जाए जो भी गरीबी रेखा से नीचे की जो फैमिली है, ठीक है ना, तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ये 3 पॉइंट आपका याद होता है कंप्लीट, और एक सवाल आपका यहां से कंप्लीट होता है। तो टोटल एक सवाल में देखिए हमने 4 सवाल कंप्लीट करने की कोशिश की है, और बहुत सारे ऐसे अभी आपको मैं बताऊंगा जिसमें 8 से 10 सवाल मैं आपको निकालूंगा। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो आपको 200 सवाल कंप्लीट मिक्सलेनियस झारखंड का हर एक सेक्शन आपका छुएगा। थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका ये बजट वाला सेक्शन हो गया। तो देखिए झारखंड की करंट अफेयर्स में हमने क्या किया, पूरा का पूरा 2 स्कीम लिया है, क्योंकि सेम एज इट इज आपका जेएसएससी भी यही पैटर्न लेकर के चलेगी। तो 2 स्कीम हमने खत्म कर लिया और वो दोनों स्कीम को पूरा डिटेल से खत्म किया। तो ये आप टेस्ट जब लगा रहे होंगे तो आपको ये खूबसूरती एक्सप्लेनेशन में देखने को मिल रही होगी हर सेक्शन में, मैथ रीजनिंग साइंस हो, चाहे आपका जीके हो, चाहे कंप्यूटर का सेक्शन हो। झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का विकास दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान है? मतलब ये जो राज्य का विकास दर होगा 2022-23 से कंपैरेटिवली 2023-24 में कितना अनुमान रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 7.8%। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की भी नीड नहीं है। तो ये बजट का एक सवाल हमने यहाँ रखा है और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमने एक्सप्लेनेशन टेस्ट 2 या टेस्ट 3 जो हमारा कंप्लीट हो रखा है, अभी टोटल टेस्ट 9 हो रखा है, तो उसमें हमने बजट ऑलमोस्ट पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज में। ये अगले सवाल पे आते हैं। 4th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, इसका उपयोग कर किसानों को बीज देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना? मतलब भारत का वह कौन सा राज्य है जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसानों को बीज
दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सही जो उत्तर है वो भारत का एकमात्र अभी जो पहला राज्य बना है वो आपका झारखंड है, इसीलिए आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी जो कृषक हैं, जो किसान हैं, तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो इनका जो ऑब्जेक्टिव होगा, बीजों की पारदर्शिता, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी और उसकी प्रामाणिकता की कितना मतलब कि बीजों की जो क्वालिटी है कितना निपुण है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल आपके पास पूछा गया है कि जो गोपाल दुबे जी जो है, ठीक है ना, हु पास्ड अवे इज रिलेटेड टू विच फील्ड, यानी कि गोपाल दुबे जिनका निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से भी हमने यहां सवाल लेने की कोशिश की है, जो करंट से रिलेटेड है, जिनका देहांत हो गया, लिटरेचर से, सिनेमा से, संगीतकार से या नृत्य से, तो इनका संबंध है आपका डांस से। ठीक है भाई, गोपाल दुबे जी का, और गोपाल दुबे जी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, इनका संबंध ना पूछ करके जो आपसे पूछ लिया जाए तो उसको हमने एक्सप्लेनेशन में रख दिया है। देखिए, गोपाल दुबे का जो संबंध है नृत्य में अगर बात की जाए तो छऊ नृत्य से रहा है। ठीक है, छऊ नृत्य से रहा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, और छऊ नृत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए गोपाल प्रसाद दुबे को वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार और 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आपसे गोपाल दुबे जी के बारे में ये पूछा जाएगा कि किस नृत्य से संबंध है, छऊ नृत्य से संबंध है। पद्मश्री जो पुरस्कार दिया गया 2012 में इनको दिया गया था, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको कब दिया गया था, 2017 में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहां से अब सवाल नहीं बनेंगे, आगे चलते हैं। छठा सवाल, और बहुत अच्छा सवाल ये भी है, हु वाज गिवन द नागार्जुन सम्मान अवार्ड। मैंने तीन सवाल हमने लिए हैं झारखंड के पुरस्कार से। तो 2021 का नागार्जुन सम्मान किसे दिया गया था? ठीक है, चुटनी देवी को, ज्ञानेंद्र पति को, मधु मंसूरी को, और इनमें से सभी। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात की जाए, इसके सही उत्तर जो है 2021 की नागार्जुन सम्मान दिया गया था ज्ञानेंद्र पति को। तो ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग और भी कुछ डिटेल कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठित कवि रहे हैं ज्ञानेंद्र पति, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। 2021 का नागार्जुन सम्मान इनको सम्मानित किया गया था, और 2006 में संस्यात्मक पुस्तक, ठीक है ना, के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो दो चीज याद रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला, 2006 में, और जो इनके पुस्तक रहे हैं उसका नाम पूछा जाएगा संस्यात्मा पुस्तक की रचयिता कौन है, या किस पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला है, तो ज्ञानेंद्र पति को आप बताइएगा संस्यात्मा पुस्तक के लिए। अगला सवाल, ये इंग्लिश में रह गया आपका एक्सप्लेनेशन। सातवां सवाल, चलिए सातवां सवाल की अगर बात की जाए तो 2021 पद्मश्री अवार्ड विनर चुटनी देवी इज रिलेटेड टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। देखिए 2021 का पद्मश्री का जो पुरस्कार जो विजेता रहे हैं चुटनी देवी, तो एक तो ये भी सवाल बनेगा कि जो चुटनी देवी है उनको पद्मश्री 2021 का पद्मश्री पुरस्कार किनको मिला, तो चुटनी देवी, ये एक सवाल बनेगा। दूसरा आपसे पूछा गया है कि इनका संबंध किस जिले से रहा है, गुमला से, गोड्डा से, हजारीबाग से, या फिर सरायकेला से। तो अगर मैं गलत ना हूं तो शायद होप शो इसका सही उत्तर सरायकेला होना चाहिए। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सरायकेला जो है से ही इनकी संबंध थी चुटनी देवी की। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। आठवां सवाल, भारत का पहला राज्य जहां फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना, बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, और आपके एग्जामिनेशन में काफी चांसेस है इस तरह के सवाल देखने को, क्योंकि वो पहला राज्य बना है वो है आपका झारखंड ही, जहां पर फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड, वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर ले। तो यहां पर आपको बताया है कि वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने कहां पर, ये आपसे पूछेगा, तो रांची के लल गुटवा स्थित 2 दिसंबर 2022 को वन उत्पादकता संस्थान में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड झारखंड का शुभारंभ किया गया। ठीक है ना, यानी कि फॉरेस्ट हेल्थ सॉइल हेल्थ कार्ड ऑफ झारखंड का शुभारंभ किया गया है। कहां पर किया गया था, रांची के ललगुटवा में, और जो वन संरक्षक किनके द्वारा, संजय श्रीवास्तव के द्वारा। आगे अगला सवाल, 9वां सवाल, करंट अफेयर से ही ये भी सवाल है। ये मिनिस्ट्री है, पोर्टफोलियो से, झारखंड के जो पोर्टफोलियो है उनसे ही आपका सवाल ये पूछा गया। इजी सवाल है ये आपका। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं, कौन है? श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आरम, श्री रामेश्वर उरांव, श्री बन्ना गुप्ता। तो जो श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण, आपने आंसर देख ही लिया, क्योंकि मेरे से गलती होकर थोड़ा सा स्क्रीन नीचे चला गया था।
कोई नहीं, सत्यानंद भोक्ता याद रखिएगा। फिर भी अगर जिनको नहीं पता है, इसका उत्तर ऑप्शन ए है, सत्यानंद भोक्ता श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री। और इजी सवाल है, सभी का ये सवाल सही होना चाहिए। 10वां सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। ठीक है ना, अगर बात किया जाए सामाजिक प्रगति सूचकांक में झारखंड की क्या रैंक रही है, ठीक है ना, तो झारखंड की जो रैंक रही है वो आपकी 34th रही है सामाजिक प्रगति सूचकांक में। ठीक है, तो बिल्कुल। और प्रथम रैंक किनका रहा है, तो पुडुचेरी यानी पुडुचेरी। अब ये होगा आपका करंट अफेयर से समाप्ति। एक और सवाल है करंट अफेयर का ही, आप इसे बोल सकते हैं या फिर आप इसे झारखंड का ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन को रख सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। देखिए, जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई है, ठीक है ना, इस वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक 1% वाला वह जिला कौन सा है। यानी आपसे जिला पूछा गया है जहां पर सर्वाधिक 1% बताया गया है। जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है झारखंड में, तो झारखंड का कोडरमा जिला है, पश्चिम सिंहभूम में चतरा है या लातेहार है, तो इसका सही उत्तर है आपका लातेहार। ठीक है ना, देखिए ये पूरा सीक्वेंस याद रखिएगा और इस डाटा पूरा फैक्ट आपको याद रखना होगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात की जाए, मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज जो है वो आपका फर्स्ट रैंक में लातेहार है, यानी कि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट 1% जो है आपका 56% कहाँ, लातेहार में। सेकेंड नंबर में चतरा है 47.93% से, थर्ड नंबर में पश्चिम सिंहभूम है 46.63% में, और फोर्थ में आपका कोडरमा है 40.28% पे। ठीक है, क्लियर है, हिंदी में भी यही चीज लिखी गई है। अब हम लोग आते हैं अब अपने सवालों पे। 12वां सवाल है जो आपका आदि मानव पुस्तक, एक बुक्स एंड ऑथर से हमने सवाल लिया है ये आपका। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा क्या गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ अभिमानव इन झारखंड, सॉरी आदिमानव। तो झारखंड में जो आदिमानव पुस्तक है, इनके लेखक कौन है, सुभाषित दास, डॉक्टर कंजीव लोचन, अनुजा ठाकुर और अनीता रशीम। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कंजीव लोचन जो थे, इनके सही उत्तर हैं, इनके पुस्तक के वो लेखक रहे हैं। ये मिसलेनियस का एक सवाल है ये आपका। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे, और 13 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि झारखंड राज्य की प्रस्तावित 3 उप राजधानियां इनमें से कौन नई है। ठीक है ना, ये पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन बनता है आपका। पूछा गया कि जो 3 प्रस्तावित उप राजधानियां हैं, ठीक है ना, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर 3 उप राजधानियां को प्रस्तावित की गई है। ठीक है ना, तो दुमका, मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे उप राजधानी देख करके, दुमका टिक करके आएंगे। ठीक है ना, लेकिन आपको ये टिक करके आएंगे तो ये सवाल तो आपका सही बन जाएगा, लेकिन सवालों को समझिए। बोला गया कि झारखंड राज्य की प्रस्तावित 3 उप राजधानियां इनमें से कौन नहीं है। तो दुमका क्या है, उप राजधानी है, लेकिन प्रस्तावित जो की गई है कौन कौन है, मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे यही पूछ ले, ये मैंने पूछा, एग्जामिनर हो सकता है ये आपसे पूछ ले। ठीक है, इसलिए मैंने कहा 200 सवाल आपके पूछेंगे। यहां से देखिए मैंने चीजें और भी कवर करने की कोशिश की है। झारखंड की राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका है, और 3 प्रस्तावित उप राजधानी है, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। अगले सवाल पे आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व में झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है। तो झारखंड राज्य का जो स्थान है वो 14th रैंक है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा बातें की नहीं आएगी, लेकिन हाँ फिर भी मैंने रखा है इसमें। देखिए जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में वहां झारखंड में, ठीक है ना, जो जनसंख्या कितनी है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर जो रहने की जो जनसंख्या है वो 414 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे सर्वाधिक जो घनत्व देखा गया है जिले वाइज, तो 1 नंबर में धनबाद है, और रैंक झारखंड का कितना है, 14th रैंक है, ये याद रखना है। सेकंड में बोकारो है, रामगढ़ है, पूर्वी सिंहभूम है और देवघर है। यानी धनबाद जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे अधिक लोग रहते हैं, वो आपका धनबाद है। और कितने लोग झारखंड में 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो 414 व्यक्ति। कितना रैंक है झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी में, हाँ, तो वो है आपका 14th रैंक। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लेंगे एक्सप्लेनेशन को। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन में। बाय विच नेम हैज, अच्छा ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन अब आ गया है झारखंड का। ठीक है, एंसेंट से स्टार्ट किया मैंने कि फाहियान जो थे झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया। ठीक है, फाहियान ने किक्कट,
कुक्कुटलाड, वात्य प्रदेश, पुंड्र। तो आपको सही उत्तर है इसका कुक्कुटलाड जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए कुछ और भी चीज आपको याद रखना होगा यहाँ से कि जो ऋग्वेदिक है, ठीक है ना, ऋग्वेद में आपको किक्कट कहा गया झारखंड को, फाहियान ने कुक्कुटलाड कहा है, उत्तर वैदिक में वात्य प्रदेश की चर्चा की गई है झारखंड के बारे में। जो ब्राह्मण ग्रंथ है या फिर ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें झारखंड की चर्चा जो की गई है वो पुंड्र या फिर पुंड से की गई है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया। तुजुके जहांगीर में जहांगीरी में खोखरा कहा गया है और अर्थशास्त्र कौटिल्य में कुक्कुट कहा गया। ठीक है, 16वां सवाल आपसे पूछा क्या जा रहा है तो इस पे हम लोग बात करते हैं। फ्रॉम वेयर द कॉइन मिंटेड। अच्छा, मतलब जो कुषाण शासक जो रहे थे उनके द्वारा जो चलाया गया था सिक्का, ठीक है ना, कुषाण शासक के द्वारा चलाया गया सिक्का, इसकी प्राप्ति झारखंड में कहां से हुई थी? सिंहभूम से हुई थी, रांची से हुई थी, या इन दोनों प्लेस से हुई थी, या चाईबासा से? तो इसका उत्तर होगा बोथ। यानी कि अगर बात की जाए जो रोमन के जो सिक्के मिले हैं हमें, ठीक है ना, वो हमें पश्चिम सिंहभूम से मिले हैं, कुषाण के सिक्के हमें सिंहभूम से मिले हैं और इंडो सिथियन के जो सिक्के मिले हैं वो हमें चाईबासा से मिले हैं। ठीक, तो देखिए यहां आपसे सवाल क्या पूछा गया था, कुषाण, तो कुषाण के सिक्के कहां कहां से मिले हैं? सिंहभूम से भी मिले हैं और रांची से भी मिले हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा इसका उत्तर होगा सिंहभूम भी और रांची भी, यानी कि बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, रोमन के सिक्के याद रखिएगा पश्चिम सिंहभूम से आपको मिला है और इंडो सिथियन सिक्के आपको सिंहभूम चाईबासा से मिला। 17वां सवाल आपका, 17वां सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? 17वां सवाल बौद्ध धर्म से पूछा गया है, झारखंड के हिस्ट्री का ही ये पार्ट है। तीसरा सवाल है झारखंड के हिस्ट्री से, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट प्लेस इज लोकेटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो झारखंड में धनबाद जो जिला है वहां पर जो बौद्ध स्थल है, ठीक है ना, वो बौद्ध स्थल मतलब कि फेमस बौद्ध स्थल धनबाद का कहां पर है, वो उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। दालमी या डालमी, बुद्धपुर या फिर दोनों, या फिर मूर्तिया गांव। तो देखिए अगर बात किया जाए दालमी की या फिर बुद्धपुर, ये दोनों ही आपकी कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है और ये दोनों ही आपका बौद्ध धर्म से फेमस मतलब स्थल रहा। ठीक है, तो बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 सवाल यानी कि 18वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच रूलर रूल्ड झारखंड झारखंड आफ्टर समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद किस शासक ने झारखंड पर शासन किया? अशोक ने किया था, शशांक ने किया था, कौटिल्य ने किया था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है आपका शशांक, जिसने समुद्रगुप्त के बाद झारखंड में रूल किया, शासन किया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए समुद्रगुप्त के बाद सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि जो गौड़ शासक शशांक जो थे कहाँ मतलब किसके शासक थे? तो गौड़ के शासक थे। ठीक है ना, गौड़ शासक, तो इन्होंने भी झारखंड पर शासन किया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बाद यही रहे हैं और इनका जो अनुयायी थे, ठीक है ना, शशांक जो थे किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म, यानी कि शिव जी को काफी मानते तो उनकी उपासना करते थे। इसने झारखंड में बौद्ध धर्म विरोधी नीति चलाए थे। ठीक है ना, बौद्ध धर्म की जो भी अनुयायी थे उनको शैव धर्म या बोल सकते हैं शिव की उपासना की और थोड़ा सा रुख उनका चेंज किया था। शशांक ने विष्णु सागर मंदिर भी बनवाया था, पूछेगा एग्जाम में आपसे। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड को क्या कहा गया? तो मुरंड देश कहा गया है। और सतगावा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको हजारीबाग में मिलेगी। ठीक है भाई, इतनी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए इंग्लिश वाले देख लेंगे आप लोग। 19th क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि वंश प्रभा नामक पुस्तक से किस वंश की जानकारी मिलती है? चलिए आंसर आपको दिख गया है, कोई नहीं, फिर भी आप ईमानदारी रखेंगे और हमें सही तरीके से कमेंट करके बताइए कि वाकई आपको इसका आंसर पता था कि नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है और इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको 10 सवाल कंप्लीट करवाए। देखिएगा सवाल की खूबसूरती और एक्सप्लेनेशन। वंश प्रभा नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक से किस वंश की हमें जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक से हमें सिंह वंश की जानकारी मिलती है। तो देखिए सिंह वंश काफी इंपॉर्टेंट है, सिंह डायनेस्टी, यहाँ से सवाल बनते हैं तो मैंने पूरा कोशिश किया है। सबसे पहले ये कैसे वंशज रहे हैं? सिंह वंश में जो भी शासक रहे तो राजपूत वंशज के थे। सिंह वंश के बारे में जो जानकारी है वंश प्रभा नामक पुस्तक से हमें मिलती है और ये 2 शाखाओं में विभाजित है। पहली शाखा जो है 8वीं शताब्दी में काशीनाथ सिंह ने स्थापना किया था और काशीनाथ सिंह ने पोरहाट राज्य को राजधानी इसने स्थापना किया था। और दूसरी शाखा जो थी इसकी सिंह वंश की, इसकी पहली शाखा स्थापना किसने की? काशीनाथ सिंह ने, और इसने राजधानी कहाँ बनाया था? पोरहाट राज्य को। ठीक है, और दूसरी शाखा जो इसकी स्थापना की गई थी 1205 ईस्वी में दर्पण नारायण सिंह ने किया था। काशीराम सिंह इसी शाखा के शासक थे। ठीक है ना, काशीराम सिंह जो थे इस शाखा के शासक थे। काशीराम सिंह ने कहाँ राजधानी बनाया था? तो पोरहाट को राजधानी बनाया था।
उसके बाद ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो अच्युत सिंह यानी कि काशीराम जो सिंह थे, इनके जो पुत्र हैं, ठीक है ना, अच्युत सिंह, इसने पोरा देवी को सिंह वंश की कुल देवी के रूप में स्थापित किया। तो पूछेगा सिंह वंश की कुल देवी के रूप में पोरा देवी को किसने स्थापित किया था? तो काशीराम सिंह का जो पुत्र है अच्युत सिंह, उसने स्थापित किया था। और सिंह वंश का अंतिम शासक 13वां नंबर का कौन रहा? तो जगन्नाथ देव द्वितीय थे। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इंग्लिश में और भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो जगन्नाथ देव द्वितीय थे यानी कि जो अंतिम शासक रहे सिंह वंश के, ये जो थे सिंहभूम क्षेत्र के जनजाति के लोग को बहुत ही परेशान किए थे। ठीक है ना, इसके शोषण और अत्याचार के कारण ही जो भूया जनजाति है, ठीक है ना, इनके विरोध विद्रोह कर दी। ठीक है, इनके विरोध, ये जो भूया जनजाति के विरोध, इन्होंने काफी ज्यादा अत्याचार किया, काफी इनको परेशान किया। तो ये भूया जनजाति के जितने भी लोग रहे, जगन्नाथ देव द्वितीय के खिलाफ क्या किए? विद्रोह कर दिए। और सिंह वंश का अंत 13वीं शताब्दी में होता है। तो ये भी पूछेगा इसके अंत किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। हो जनजाति के जो देवता है सिंह बोग्गा के नाम पर ही सिंह वंश यानी कि सिंह भूम का नाम रखा गया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें? सिंह डायनेस्टी, देखिए मतलब आपसे ये बताया जा रहा है कि जो सिंह वंश है या फिर सिंह भूम जो आप देख रहे हैं इलाका, ये जो नाम रखा गया था, जो हो जनजाति है, इनके जो देवता है सिंह बोग्गा, ठीक है ना, बोग्गा इट मींस क्या? ईश्वर है। ठीक है, तो इनके नाम पर ही ये सिंह डायनेस्टी और आपका जो एरिया सिंहभूम है, ये क्षेत्र का नामकरण किया गया था। ये इंग्लिश में आप देख लेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप पॉज कर लेंगे, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अगला सवाल, 20वां सवाल आपसे क्या पूछ रहा कि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से अब आता है। झारखंड का मॉडर्न मेडिवल मैंने खत्म कर दिया और धार्मिक मैंने रिलीजन वाला चैप्टर खत्म करके अब हम लोग एंट्री किए हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में, झारखंड के हिस्ट्री में। ठाकुर विश्वनाथ साधे का जन्म कब हुआ था? आपसे ये पूछा गया है। तो फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको हमने कल ही करवाया है, तो चलिए इस पर हम लोग पूरा डिटेल कवर करते हैं। देखिए, अगर ठाकुर विश्वनाथ साधे की बात की जाएगी तो आपको 12 अगस्त 1817 में इनकी जन्म हुई है। ठीक है, 12 अगस्त 1817 में, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ साधे का जन्म हुआ है। अब चलिए एक एक चीज करके हम लोग चीजों को कवर करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपके तिलका मांझी को कवर करते हैं। तो तिलका मांझी का जन्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो 11 फरवरी 1750 में तिलकपुर गांव में हुआ था। किस जनजाति से संबंध है इनका? तो संथाल जनजाति या फिर बोल सकते हैं संथाल परिवार से इनका संबंध रहा है। इनका अन्य नाम क्या है? तो जाबरा पहाड़िया है। इनका उपनाम पूछा जाएगा तो आदि विद्रोही भी इन्हें कहा गया है। अंग्रेज अधिकारी किसकी हत्या की थी? तो क्लीवलैंड की हत्या इन्होंने कर दी थी। तीरंदाजी में ये काफी ज्यादा निपुण थे, ये भी याद रखेंगे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध की पद्धति भी अपनाई थी। ठीक है ना, क्लीवलैंड की हत्या कैसे की थी? तो तीर से मार करके हत्या कर दी थी। और तिलका मांझी ने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को, ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई सूचना देनी होती है तो इसके लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग किया था? तो साल के पत्ते का प्रयोग किया था। और तिलका मांझी के नाम पर ही, ठीक है, जो भागलपुर विश्वविद्यालय है उसका नाम का क्या किया गया है? नामकरण, मतलब कि जो भागलपुर विश्वविद्यालय को चेंज करके तिलका मांझी के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, इतनी पॉइंट आपको याद रखना है। और जो भागलपुर में, मतलब तिलका मांझी ने जो आंदोलन की शुरुआत की थी कहां से? तो भागलपुर से ही शुरुआत की थी। इनकी मृत्यु हो जाती है फरवरी 1785 में। भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से इनको लटकाकर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, क्लियर होता है इतना? आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बुद्धू भगत में। 17 या 18 फरवरी देख लेंगे, कई किताबों में दोनों दिया गया है। 1792 में इनकी जन्म हुई है और रांची के सिल्ली गांव में हुआ था। उड़ाव जनजाति से इनका संबंध है और इनकी मृत्यु 14 फरवरी 1832 में हुआ था। रघुनाथ महतो की अगर बात की जाए, इनका जन्म 21 मार्च 1738 में सरायकेला खरसावां के घुटियाडी गांव में हुआ था। इन्होंने चुआड़ विद्रोह, याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कि प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। तो रघुनाथ महतो का संबंध किस विद्रोह से? चुआड़ विद्रोह से। और इनका जन्म 1738 में सरायकेला खुरसुआ के घुटियाडी गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु कहां हुई है? तो 5 अप्रैल 1778 में सिल्ली ले लोटा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए, आपके एग्जाम में आपने देखा होगा, अगर थोड़ा सा एनालिसिस किया तो जेएसएससी में कई बार पूछा जाता है कोई प्लेस नाम देकर के घुटियाडी, ये किस जिले में स्थित है? तो वही प्लेस आपसे पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का संबंध हो, या वहां पर कुछ चीजों का खोज किया हो झारखंड में, या करंट अफेयर से वो आपका स्थान जो चिन्हित है। ठीक है ना, तो वो आपको याद रखना। अब जैसे घुटियाडी याद ही रखना होगा कि ये सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका। अगला हो गया गंगा नारायण सिंह का जन्म, इसलिए मैंने इस तरह के सवाल टेस्ट सीरीज में भी डाल रखे हैं। 25 अप्रैल 1790 में बाड़भूम में हुआ था। इसके नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। ठीक है,
और इनकी मृत्यु 1833 में खरसवां के ठाकुर चैतन सिंह के साथ लड़ने के दौरान हत्या कर दी गई थी। सिद्धू कान्हू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्या थे, भाई थे। सिद्धू का जन्म 1815 में और कान्हू का जन्म 1820 में हुआ है। कहाँ, तो साहेबगंज जिले में। और कहाँ पर, किस गांव में, तो भगनीडी गांव में हुआ था। इनके नेतृत्व में 1855 में ही संथाल विद्रोह हुआ था और इनका संबंध जो है संथाल जनजाति से रहा है। और ये दोनों भाई थे, चांद एवं भैरव इनके भाई थे, ठीक है ना, सिद्धू एवं कान्हू के, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बहुत सारे हैं, ये हमने स्पेशल वीडियो ही बना रखा, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, आपका टाइम भी सेफ होगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 21वां सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य जिसकी सीमा, क्योंकि देखिए वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमने बना रखा, आपको थंबनेल भी दिखाया, तो आप उसे देखिए। 30 मिनट की वीडियो है दोस्त, पूरा का पूरा फैक्ट मैंने रख दिया, आप एक बार देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो है वो। Which of the following states share its border only with other states of India, यानी कि निम्न में से कौन सा राज्य जिसकी सीमा केवल भारत के अन्य राज्यों के साथ ही लगती है। मतलब ये पूछा गया है सवाल कि आपको वो राज्य का नाम बताना है जिसकी सीमा केवल भारत के अन्य राज्यों के साथ लगती है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो देखिए अगर आप झारखंड की बात कर ले या छत्तीसगढ़ की बात कर ले या हरियाणा, तो जब आप इंडिया की मैप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों राज्य वो राज्य हैं जो किसी दूसरे देश को नहीं, झारखंड के मात्र ये 3 ऐसे राज्य हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, ये कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा ऐसे सवाल। झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा ये 3 ऐसे राज्य हैं जो केवल और केवल भारत के राज्यों से चारों तरफ से घिरे हुए, कोई कंट्री के साथ ये अपनी सीमा नहीं बनाती। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। मतलब ये कि जैसे अगर आप बात कर लीजिएगा बिहार, तो बिहार अपना बॉर्डर शेयर कर रहा होता है नेपाल से, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप बात कर ले हिमाचल प्रदेश, तो इधर वो चाइना से शेयर कर रहा होता है बॉर्डर। मतलब ये कहने का मतलब है। वेस्ट बंगाल की बात कीजिए तो वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तमिलनाडु की बात की जाए तो आपका तमिलनाडु छू रहा होता है इधर की कंट्री को। उसके बाद गुजरात की बात की जाए तो वो पाकिस्तान को छू रहा होता है। तो मात्र ये 3 कंट्री, आप 3 राज्य ऐसा यहाँ है जो आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, माफ करिएगा 3 मैंने बोला था, 5 था यार, सॉरी, मतलब ऑप्शन में मैंने बोल दिया, ऑप्शन में वो तीनों के तीनों हैं। और ऐसे कुल 5 राज्य, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना, ठीक है ना। ये कुल ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमा केवल अन्य भारतीय राज्यों से ही लगती है, ठीक है ना, किसी दूसरे देश के साथ ये अपनी बॉर्डर को शेयर नहीं करती है, ठीक है। देयर आर अ टोटल 5 सच स्टेट इन इंडिया हुज बॉर्डर आर ओनली विद द अदर इंडियन स्टेट। अगला सवाल, 22वां सवाल, निम्न में से कौन सा कथन आर्कियन कालीन चट्टान के संदर्भ में सत्य है। यानी कि आर्कियन कालीन चट्टान के बारे में पूछा गया है। अब आपका यहां से ज्योग्राफी स्टार्ट होता है और पिछला क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी का मैप से ही है, तो वो भी ज्योग्राफी का ही सवाल है। आर्कियन रॉक इज वेरी हार्ड, यानी कि आर्कियन कालीन चट्टान काफी कठोर है। उसके बाद आपसे बोला गया कि यहाँ जो आर्कियन कालीन चट्टान है ये कठोर होने के कारण, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ रखा गया, इसलिए यहाँ वर्षा होने के बाद भी चट्टानों का कटाव काफी कम होता है। तो बिल्कुल आर्कियन कालीन जो चट्टान है वो काफी कठोर है और कठोर होने के कारण भी जो वर्षा होती है इसकी कटाव काफी कम हो पाती है। और अगर कटाव कम हो रही है तो सिंपल सी बात है, जो भूमिगत जल है यानी कि भूमि में जलों का रिसाव कम हो पाएगा, इसलिए भूमिगत जल की मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। तो बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट सही है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। देखिए झारखंड राज्य में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक आर्कियन कालीन चट्टान का विस्तार है, ठीक है ना। झारखंड राज्य में सर्वाधिक किस चट्टान का विस्तार है, तो आर्कियन कालीन चट्टान का विस्तार है। आर्कियन कालीन चट्टान काफी कठोर है, इसलिए वर्षा होने के बाद भी चट्टानों का कटाव काफी कम होता है, ठीक है। इसलिए वर्षा होने के बाद भी चट्टानों का कटाव काफी कम होता है। कठोर होने के कारण इसलिए जल का रिसाव नीचे की ओर बहुत कम हो पाता है और इसलिए भूमिगत जल की मात्रा कम हो पाती है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो 750 मीटर है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका पारसनाथ की पहाड़ी है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। जयंती रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, यानी कि जयंती नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो आपकी अजय नदी है, इसकी मात्र और मात्र 2 ही सहायक नदी है। तो पूरा डिटेल ही हम लोग यहाँ कर लेते हैं अजय नदी के बारे में। देखिए सबसे पहले अजय रिवर की बात की जाए तो इसकी ओरिजिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि उद्गम इसका जो है आपका मुंगेर बिहार से है। इसकी मुहाना ये जो बनाती है ये आपके गंगा नदी में जाके मिल जाती है और इसकी ट्रिब्यूटरी यानी इसकी जो सहायक नदी है पत्थरों नदी और जयंती नदी, यानी 2 नदी आपको याद रखना है, पत्थरों नदी और जयंती नदी है। और इस नदी की कुल लंबाई याद रखना 288 मीटर है, सॉरी 288 किलोमीटर है, सॉरी दोस्त।
और इसकी जो अपवाद क्षेत्र है यानी कि जो जिला को कवर कर रही होती है अजय नदी, छू रही होती है या वहां से पास हो रही होती है, देवघर से, दुमका से, जामताड़ा से, ये 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखना आपको। अगला सवाल, इन विच मंथ यानी कि जो भदई खरीफ फसल है, ठीक है ना, इसकी बुआई एवं कटाई किस माह में की जाती है? इन विच मंथ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ भदई खरीफ क्रॉप इज डन, ठीक है, भादो वैशाख में, वैशाख भादो में, जेठ वैशाख में, या फिर वैशाख जेठ में। बहुत अच्छा ऑप्शन भी हमने इसमें कलेक्ट किया है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं एक में ही आप टिक करके ना आ जाए ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए भादो वैशाख, लेकिन बात यहाँ पे पूछी क्या गई कि भदई खरीफ फसल की बुआई एवं कटाई। तो देखिए भदई खरीफ फसल की जो बुआई की जाती है वो वैशाख के महीने में, और यहाँ मैंने वैशाख सेकंड पॉइंट में रखा, यानी कि कटाई के बारे आप यहाँ पर टिक करके आ रहे हैं। तो इसकी बुआई जो की जाती है भदई खरीफ फसल की कब? तो ये की जाती है आपका वैशाख में, और इसकी कटाई कब की जाती है? तो भादो में। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, वैशाख और भादो, ठीक है। चलिए खरीफ फसल के बारे में कुछ डिटेल हम लोग कर लेते हैं। इसकी जो रोपाई की जाती है खरीफ फसल की जून माह में, और अक्टूबर माह में या नवंबर माह में इनकी कटाई हो जाती है। मानसून पर यह निर्भर फसल होती है। धान, अरहर, दाल, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, ये सभी जो है आपके खरीफ फसल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। झारखंड में 2 प्रकार के खरीफ फसलों को बांटा गया है, एक तो आपका भदई है, ठीक है, और एक है अगहनी। भदई वही जो मई जून वैशाख में रोपा जाता है, अगस्त सितंबर में इनकी, भादो माह में इनकी कटाई हो जाती है। और अगहनी जून महीने में या फिर जेठ आषाढ़ आप बोल सकते हैं में इनकी क्या होती है? रोपाई होती है, और दिसंबर में इनकी कटाई होती है। झारखंड की खेती में अगहनी फसल का सर्वोत्तम स्थान है, जो आपका अगहनी फसल है इसका सर्वोत्तम स्थान है। और झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग 70% भाग पर अगहनी फसल की ही कृषि की जाती है, ठीक है ना। जो अगहनी फसल है इसकी ही कृषि आपको देखने को मिलेगी झारखंड के 70% भाग पर। अगला सवाल पे अब हम लोग आते हैं। अगला सवाल आपसे 25वां सवाल जो पूछा गया है, मयूराक्षी परियोजना के तहत बनाया जाने वाला बांध किस देश की सहायता से किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा देश की सहायता से। देखिए इस परियोजना के बारे में बात किया जाए तो यह परियोजना झारखंड एवं वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इस परियोजना के तहत जो है दुमका जिले से मसानजोड़, ठीक है, नामक स्थल पर कनाडा देश की सहायता से बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा जो दुमका जिला है आपका, मसानजोड़ कहाँ स्थित है? दुमका जिला में, ऐसे ही पूछा जाएगा। और जो ये मयूराक्षी परियोजना है इसके तहत जो आपका दुमका जिले में मसानजोड़ नामक स्थान पर कनाडा देश की सहायता से बांध का निर्माण किया जा रहा है, जो 640 मीटर लंबा है और 45-47 मीटर ऊंचा होगा आपका, ठीक है। अगला सवाल 26वां सवाल, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का स्थान है प्रथम, दूसरा, तीसरा। देखिए ये बहुत ही मतलब ऐसा सवाल है जो आपको परेशान करेगा एग्जामिनेशन में भी, और जेएसएससी भी परेशान कर सकता है। देखिए मिनरल डाटा बुक के अकॉर्डिंग मैंने तीसरा लिया है, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है पूरा एक्सप्लेनेशन में ही कि परेशान ना हो, ये डाटा इंडियन मिनरल डाटा के अकॉर्डिंग ली गई है, और हर किताब में इसकी आंसर आपको अलग अलग मिलेगी। तो जेएसएससी भी अपने अकॉर्डिंग आंसर देगी, तो डोंट पैनिक। तो इस सवाल का सही उत्तर थर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मिनरल डाटा जो भारत सरकार रिलीज करती है, लेकिन फिर भी अब जेएसएससी क्या इसका सही उत्तर देगी इसे कोई नहीं बता सकता। व्हेन वाज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश्ड? तो 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए इसके बारे में कुछ चीजें देख ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उद्योग वाला सेक्शन, इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है आपका। देखिए इसकी स्थापना 1907 में दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी। इस स्टील प्लांट से लोहे का उत्पादन 1911 में, ठीक है ना, जो लोहे का उत्पादन होना स्टार्ट हुआ तो 1911 में, और स्टील का उत्पादन 1914 में शुरू हो गया था, ठीक है। यह भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र है और भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र, ठीक है। भारत के लेवल पर मैं बोल रहा हूँ, ये पहला लौह इस्पात संयंत्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र भी आपका यही है। इस संयंत्र के लिए जो कच्चा माल लाया जाता है, ठीक है ना, और जो अन्य आवश्यक चीजें की जो पूर्ति की जाती है वो कहाँ से लाई जाती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो कोकिंग कोल होता है ये झरिया और खनिज के खान से झरिया एवं खनिज के खान से, ठीक है ना, झरिया के जो खनिज खान है वहां से लाए जाते हैं कोकिंग कोल। जो लोहे के जो अयस्क हैं, ठीक है ना, आयरन ओर्स जो है आपका नवा मुंडी पश्चिम सिंहभूम से, मयूरभंज ओडिशा और इनके खान से लाए जाते हैं। चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से लाई जाती है? तो सुंदरगढ़ उड़ीसा से लाई जाती है। और क्रोमाइट और मैग्नीज की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो चाईबासा से होती है। और जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो स्वर्णरेखा नदी तथा खरकई नदी से। इतना पॉइंट याद रखना है आपको, इंग्लिश में भी देख लेंगे। अगला सवाल 28वां सवाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ जनरल सीट इन द लोकसभा इन द स्टेट ऑफ झारखंड? यानी कि झारखंड राज्य में लोकसभा में सामान्यों की सीटों की संख्या कितनी है? देखिए टोटल सीट कितना? 14। तो आप टिक करके आ जाइएगा डायरेक्ट बिना क्वेश्चन सही से पढ़े।
तो इसका सही उत्तर जो होगा ये आपका 8 होगा। जो सामान्य जो सीटों को जो रखा गया वो 8 है सीटों की संख्या। चलिए इस पर हम डिटेल कर दे रहे हैं, इसका आंसर 8 होगा। झारखंड राज्य में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। सामान्य के लिए 8 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 होगा, अनुसूचित जनजाति के लिए ये आपका 5 होगा, ठीक है ना, ये 5 होगा, बाय मिस्टेक 8 हो गया, ये 5 होगा, ठीक। झारखंड राज्य में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 29वां सवाल की ओर। व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम स्टार्टेड इन झारखंड? तो याद रखना है आपको 2001 में स्टार्ट किया गया था। ये आंसर आपको दिख गया होगा, बाय मिस्टेक मैंने ही दिखा दिया, लेकिन कोई नहीं, देखिए इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। आप ईमानदारी पूर्वक टेस्ट देंगे, यही मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ। झारखंड राज्य में जो है पंचायती राज की जो व्यवस्था है कैसी है? तो त्रिस्तरीय है या फिर द्विस्तरीय? तो आप बताएंगे त्रिस्तरीय है। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में और जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कितना है? तो 80% है। और झारखंड के गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कितना रखा गया? तो 50% रखा गया। ये थोड़ा समझने वाली चीजें है, लेकिन ये टेस्ट का डिस्कशन चल रहा तो इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। झारखंड का कौन सा जिला जो भारत के किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाती है? बहुत अच्छा सवाल। रांची, धनबाद, लोहरदगा। देखिए याद रखना है जो आपका लोहरदगा जो है और आपकी जो खुंटी है, ये दो ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, जो किसी अन्य राज्य को अपनी सीमा शेयर नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया है मैंने, लोहरदगा एवं खुंटी, ये दो जिला किसी अन्य राज्यों की सीमा को नहीं छूती है। तो अब हम लोग बात कर रहे होंगे आर्ट एंड कल्चर, झारखंड की कला संस्कृति। देखिए झारखंड की कला संस्कृति में हम लोग क्या क्या करेंगे? जनजाति हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लोग जनजाति कवर करेंगे, देखिए 10 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग मेले करेंगे कवर, फिर हम लोग त्यौहार कवर करेंगे यानी कि फेस्टिवल वाला सेक्शन कवर करेंगे, वाद्य यंत्र करेंगे हम लोग, लोक नाट्य करेंगे यानी कि आपका ड्रामा वाला सेक्शन हो जाएगा, नृत्य करेंगे हम लोग, फिर हम लोग आपका करेंगे आपका मंदिर करेंगे, ठीक है, उसके बाद किला करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 10 पार्ट आपका कवर करेंगे। हाँ, उसके बाद आपका साहित्य, भाषा साहित्य कवर होगा, पूरा 10 क्वेश्चन इधर आपका चलेगा। आर्ट एंड कल्चर काफी इंपॉर्टेंट और 7 से 9 सवाल आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। देखिए भारत की जनसंख्या के आधार पर आपसे पूछी गई कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो विच इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अगर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर अगर बात की जाए, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक, ये इंडिया लेवल पे पूछा जा रहा है। तो तीसरे नंबर पे कौन है? तो देखिए तीसरे नंबर में पहले में भील है, दूसरे पे गोंड है और तीसरा में जो है आपका संथाल है। तो इसका सही उत्तर होगा संथाल, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन किया है और संथाल कहने का मतलब है कि संथाल जनजाति को यहाँ मैंने खत्म करने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए, या अगर संथाल जनजाति की बात की जाए तो यह झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या में उपस्थित है, ठीक है ना। यह झारखंड में जो आपका सर्वाधिक जनसंख्या में उपस्थित है, यानी अगर झारखंड में जो जनजाति रहने, यानी कि पहले आप ऐसा समझिए कि यह आपका झारखंड है, ठीक है। ये झारखंड का जनसंख्या जो है 500 लोग रहते हैं, जिसमें से 100 लोग कैसे हैं? तो ये आदि जनजातीय लोग हैं। इस जनजाति में भी सबसे ज्यादा कौन लोग रहेंगे? संथाल लोग। कितने? तो 35% है। इसकी प्रतिशत याद रखिएगा, जनजातियों की कुल जनसंख्या का 35% जो है आपका संथाल, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला आपका ये क्या है? ट्राइब्स है इन झारखंड में। और इंडिया लेवल पर अगर बात की जाए तो फर्स्ट में भील की जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद गोंड की और उसके बाद संथाल की, ठीक है। ये जो आपकी संथाल जनजाति है, भारत जो आए थे, ये कहां से आए थे? ठीक है, भारत में जो इनकी एंट्री होती है संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजाति के जो लोग थे पश्चिम बंगाल से भारत आए थे, और पश्चिम बंगाल में इन्हें क्या कहा गया था? तो सावतार कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे। झारखंड में संथाल जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किधर है? तो उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, यानी ये वाला जो सेक्टर देख रहे हैं, संथाल परगना वाला इलाका, ये वाला इलाके में इनकी संख्या सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी। इसकी प्रजाति पूछी जाए तो आपको याद रखना है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। और भाषा के आधार पर अगर बात की जाए तो संथाल जनजाति के लोग जो हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक होते हैं, और संथाल जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय या फिर आर्थिक रूप से ये जो डिपेंडेंट होते हैं कृषि के ऊपर, और इनकी प्रमुख भाषा क्या है? संथाली है, ठीक है। और जो संथाली भाषा जो है, इनकी जो लिपि है ऑल चिकी है, और इस लिपि का आविष्कार किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने किया था। संथाल जनजाति को कितने वर्णों में विभाजित किया है? 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। जैसे जो राजा होंगे संथाल जनजाति में, तो आप देखेंगे उनके टाइटल्स में किसको हड, ठीक है ना, उनको कहा जाएगा किसको हड,
जैसे मिलन किसको हमारा दोस्त ही है, यानी कि संथाल जनजाति में तो वो है, लेकिन संथाल जनजाति में भी सबसे एक नंबर में यानी कि वो राजा, ठीक है, राजा कहलाएंगे। और दूसरा आपका संथाल जनजाति में जिनका टाइटल मुरमुर मिलेगा, जैसे कोई भी मुरमुर नाम ले लीजिए, तो मुरमुर हड जो होंगे वो पुजारी, उनको पुजारी के सेकंड स्टेज में रखा जाएगा, यानी कि वो पुजारी वाला काम, मतलब पूजा पाठ वाला जो भी चीज़ देखा जाएगा संथाल जनजाति में वो मुरमुर लोग देखेंगे, ठीक है। राजा की तरह ये रहेंगे किसको हड। उसके बाद तीसरे नंबर में सोरेन है, ठीक है, शिबू सोरेन हो गए। तो ये क्या सिपाही है, यानी कि जो भी संथाल जनजाति में जो आपके सोरेन जो आपके होंगे, ठीक है ना, मतलब कि सिंपल सी बात है, जो वर्ण है यानी कि संथाल जनजाति में जो इनका डिवीज़न किया गया है, तो जो सोरेन में जो संथाल जनजाति के लोग हैं वो सिपाही से संबंधित रिलेटेड कामों काज में वही लोग निपुण होंगे या फिर उसी में ये लोग रहेंगे। और जो मरूड़ी हड है वो कृषि कार्य कर रहे होंगे, यानी कि संथाल जनजाति में वो कौन से लोग होंगे, किस हड के किस वर्ण के लोग कृषि कार्य कर रहे होंगे, तो मरूड़ी हड के लोग, ठीक है। संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं, तो 12 गोत्र हैं, और उपगोत्रों की संख्या कितनी है, तो 144 है, ये भी याद रखिएगा। और संथाल जनजाति के अंतर्गत याद रखिएगा, देखिए विवाह प्रचलन जनजातियों में बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से भी फेमस जो संथाल जनजाति में देखा गया है, तो संथाल जनजाति में जो देखा गया है सगोत्रीय विवाह, यानी कि सेम गोत्र में, यानी कि सेम गोत्र में क्या है, इसकी मनाही है, यानी कि वर्जित है, मतलब टोटल 12 गोत्र है, ठीक है। जैसे ये आपका जीवन गोत्र एक G2 है, G3 है, इस प्रकार से G12 गोत्र है। अब जीवन गोत्र का ही लड़का और जीवन गोत्र का ही लड़की, ठीक है, ये कभी एक साथ आपस में भी विवाह नहीं करेंगे। इसका लड़का हो सकता है और इस गोत्र की लड़की हो सकती है, या इस गोत्र की लड़की होगी या इस गोत्र का लड़का। इस प्रकार से विवाह संपन्न किया जाता है संथाल जनजाति में, लेकिन सेम गोत्र में ही कभी विवाह संपन्न नहीं कराई जाती है। संथाल जनजाति में जो विवाह होता है उसे क्या कहा गया है, उसे बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। संथालों में विवाह कई प्रकार के हैं, ठीक है ना, कई प्रकार के संथालों में विवाह की जाती है, लेकिन सभी प्रकार के विवाहों में भी सबसे प्रचलित विवाह जो बोला गया है अरेंज मैरिज, यानी कि क्रिंग बापला, ठीक है ना, सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। सेम जो अरेंज मैरिज आप देख रहे हो तो वही है आपका क्रिंग बापला, मतलब जो आपके पेरेंट्स है उनके सहमति के द्वारा आपकी विवाह हो रही है, तो उसे हम कहेंगे क्रिंग बापला। देखिए कुछ विवाह है उनके बारे में जान लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टुनकी दिपिल बापला, मतलब ये है कि यह गरीबों में प्रचलित विवाह है। होता क्या है कि जब संथाल जनजाति में, संथाल जनजाति बोला मतलब जो जनजाति है, जनजातियों में जो गरीब लोग हैं, गरीब जनजाति के जो लोग हैं, और जो वधु पक्ष के जो लोग हैं यानी जो कन्या पक्ष के लोग हैं, उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वो विवाह कर संपन्न करा सके, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कन्या को जो वर होते हैं वो अपने घर लाते हैं और सिंदूर दान करके विवाह संपन्न करते हैं। इनसे हम कहते हैं टुनको दिपिल बापला। घर दी जमाए बापला, यानी कि सिंपल सी बात है, जो घर जमाए यानी जो वर पक्ष है वो वर क्या करेगा, वधु के घर में रह करके उसके घरों का कार्य, अपने उनके माता पिता का सेवा, ये सारे कार्यों को देख रहे होंगे, तो उसे हम कहते हैं घर दी जवाए बापला। यानी कि वैसा विवाह जिस विवाह के तहत जो वर होंगे वो वधु के घर में रह करके, ठीक है ना, घर जमाई बन के उनको घर में उनके रहना पड़ता है इनको। उसके बाद हो गया अपगिर बापला, यानी कि एक तरह से लव मैरिज। देखिए कंप्लीटली ये लव मैरिज होता नहीं है, ये आपको आगे मैं अभी बताऊंगा। इतुद बापला ये कंप्लीटली लव मैरिज है। देखिए होता है क्या, इसमें एक गोत्र के लड़का और लड़की नहीं होंगे, तो देखिए अगर इसमें पेरेंट्स की सहमति नहीं होती है, लेकिन हाँ आपने आप जो हैं इस जीवन गोत्र से हैं और जो लड़की को आपने पसंद किया ये G2 गोत्र है, तो सिंपल सी बात है संथाल विवाह में ये प्रचलन है, अलग अलग गोत्र के लड़का लड़के तो विवाह संपन्न हो जाएंगे। लेकिन हाँ आपके शायद हो सकते पेरेंट्स रेडी नहीं है, इनके पेरेंट्स रेडी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने जिद से अगर विवाह करते हैं तो इस विवाह को बोला जाएगा अपगिर बापरा। और इसमें आपकी पंचायत जो होते हैं, ठीक है ना, पंचायत जो होते हैं इनके पंचायत के क्या होते हैं, मंजूरी के साथ हो, मतलब उनकी मंजूरी मिल जाती है, आप विवाह कर सकते हैं और उस समाज में आप रह सकते हैं। लेकिन जो आपकी इतुद बापला होता है ये कंप्लीटली लव मैरिज होता है, मतलब सेम गोत्र में आपने अगर विवाह कर लिया है, सेम गोत्र में ही आपको लड़की पसंद आ गई और विवाह कर लिया, तो इसमें पंचायत की अनुमति के बिना आप विवाह कर रहे होते हैं और इसे हम कहते हैं इतुद बापला। निर्वोलक बापला, इस विवाह पद्धति में लड़की अपने पसंद के लड़के के हर घर जो होता है हट पूर्वक रहती है। देखिए सारी जनजाति हमने कवर कराई है, जो आर्ट एंड कल्चर 3 घंटे का वीडियो दिखा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो वीडियो आपको देखना है दोस्त। देखिए मैंने ये बोला निर्वोलक बापला। निर्वोलक बापला मतलब ये है कि इस विवाह पद्धति में लड़की जबरदस्ती, ठीक है ना, अपने पसंद के जो लड़के उनके घर में रहेगी और कुछ दिनों तक वहीं रहेगी, उनके माँ पिता उनके घर के कार्यों को संपन्न या सही तरीके से करेगी और बाद में फिर पंचायत जो होती है,
पंचायत के माध्यम से, पंचायत की इसमें हस्तक्षेप होती है और फिर उनके बाद उनके लड़के और लड़कियों के बीच में क्या होती है, विवाह करा दी जाती है। इसे हम कहते हैं निर्वोलक बापला। बहादुर बापला, इस विवाह पद्धति में जो लड़का है और जो लड़की होते हैं वो जंगल में भाग करके विवाह कर लेते हैं। अगला जो आपका बापला है सांगा बापला, यानी कि जो विवाह है इसमें बात की गई है, जो विवाह पद्धति है विधवा अथवा तलाकशुदा। देखिए जो विधवा होंगे उनकी जो विवाह कराई जाएगी उस पुरुष के साथ जो पुरुष क्या हो, डाइवोर्सी हो, ठीक है। यानी सिंपल सा बात समझिए, पद्धति में जो तलाकशुदा पुरुष होंगे उनके साथ ही ये विवाह होगा, जिसे हम कहते हैं सांगा बापला। यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों क्या होना चाहिए, डाइवोर्सी होनी चाहिए एक तरह से, ठीक है। किरिंग जबाय बापला, इस विवाह पद्धति में यदि लड़की विवाह पूर्व गर्भवती हो जाती है, देखिए किसी भी कारणवश अगर लड़का लड़की का विवाह नहीं होता और वो गर्भवती हो गए, प्रेग्नेंट अगर हो जाती है, तो इस केस में इच्छुक जो व्यक्ति हैं उस इच्छुक व्यक्ति से वो लड़की क्या कर सकती है, विवाह कर सकती है। यानी कि जो इच्छुक से वो विवाह करना चाहती है वो लड़की, उससे करेंगे, उस विवाह को हम कहेंगे किरिंग जबाय बापला। पौन यानी कि जो सिंपल से समझिए डॉरी यानी दहेज जो दिए जाते हैं वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को, इसे हम कहते हैं वधु मूल्य, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या हो रहा है, वर पक्ष दे रहे हैं वधु मूल्य, वधु पक्ष को, ठीक है ना, को, तो इसे हम कहते हैं वधु मूल्य भी कहते हैं या इसे पौन भी कहते हैं। देखिए आप संथाल जनजाति में आपका बचिया है केवल सामाजिक दृष्टिकोण देखना है कि कौन ग्राम प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, पंचायत से रिलेटेड और आपकी धार्मिक व्यवस्था। तो इस सब सारी चीजें हमने उस आर्ट एंड कल्चर वीडियो में कवर कराई, तो आप उसे जरूर देखिएगा। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए कितनी सारी चीजें हमने कवर कर लिया, ऑलमोस्ट संथाल जनजाति 60% कवर कर लिया। आपसे अगला सवाल पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन है उड़ाऊ जनजाति की, ठीक है ना, उड़ाऊ जनजाति की जो जनसंख्या है झारखंड की जनजाति की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 18.14%, मतलब सेम वही कंसेप्ट है। ये झारखंड था जिसमें की जनसंख्या 500 लोग रहते हैं, जिसमें से 100 लोग जनजाति के हैं, जिसमें से 35 संथाल है और 18 आपकी क्या है, आपकी उड़ाऊ जनजाति है। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए सबसे अधिक जनसंख्या में जो जनजाति देखने को मिलती है वो कौन है, तो आपकी उड़ाऊ है। तो आइए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए अगर उड़ाऊ जनजाति की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हमने रखने की कोशिश किया। उड़ाऊ जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। उड़ाऊ जनजाति की जो जनसंख्या है झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या का 18.14% है, ठीक है। उड़ाऊ जनजाति की 90% जनसंख्या दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में संकेंद्रित है। इसके अलावा इस जनजाति को उत्तरी छोटा नागपुर संथाल परगना, लेकिन ये आपको याद रखना यही कि मैक्सिमम पॉपुलेशन दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। देखिए टेस्ट सीरीज जरूर लगाना है आपको, आप हमारे एप्लीकेशन से लीजिए, टेस्ट को बाई करिए। 200 में 20 टेस्ट सीरीज और 5 जीके सेट फ्री मिल रही है आपको, ठीक है ना। और इस तरह का एक्सप्लेनेशन से आप चीज़ों को जब बैठ रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे हो, तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे होंगे तो चीज़ें आपकी रिवाइज होती चली जाएगी। यकीन मानिए बहुत शानदार वे में कंटेंट, और देखिए इस कंटेंट को तैयार में हर एक चीज़ को हमने खुद से टाइप करके रखा। तो आगे चलते हैं। उड़ाऊ जनजाति की मुख्य भाषा कुड़ुक है, और कुड़ुक भाषा जो है किस परिवार की भाषा होती है, तो द्रविड़ परिवार की यह भाषा होती है। चलिए उड़ाऊ जनजाति को ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत फैक्ट हमने यहाँ रखा है और हमने उस वीडियो में कवर कराया, तो बहुत स्टूडेंट अगर देख भी लिए होंगे तो उनका टाइम सेव हो जाएगा, और जो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। 33 क्वेश्चन, यानी कि पद्मा किया जो किला है ये किस जिले में स्थित है, पलामू में, हजारीबाग में, गुमला में, तो धनबाद में। आपको याद रखना है जो पद्मा का जो किला है ये आपका हजारीबाग जिले में स्थित है, ठीक है। तो देखिए हजारीबाग में 2 मेन किले स्थित हैं, एक हो गया पद्मा का किला और एक हो गया बादाम का किला। तो जो पद्मा का किला है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से आपको सवाल, तो इसको कवर करते हैं। देखिए पद्मा के किला की अगर बात की जाए तो यह जो किला है हजारीबाग जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे हजारीबाग शहर में 22 किलोमीटर की दूरी पर पद्मा नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कितने किलोमीटर, इस तरह का सवाल आप देखेंगे जेएसएससी एसआई दरोगा वगैरह में आती है, तो हजारीबाग शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर पद्मा नामक स्थान पर स्थित है। और इसका निर्माण किसने किया था, पद्मा के महाराजा राम नारायण सिंह के द्वारा। और इस किले को राज्य सरकार ने अब जो है, ठीक है ना, पद्मा का जो किला है अब पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इनको बना दिया गया। बादाम का किला जो है यह किला हजारीबाग शहर से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बसे बादाम में स्थित है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुई थी। शताब्दी याद रखना, 17वीं शताब्दी में रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह द्वारा 1642 ईस्वी में कराया था। इस किले में किस भगवान के मंदिर देखा गया है या फिर मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो शिव जी के मंदिर का निर्माण कराया गया था। 34th क्वेश्चन, हु हैड कंस्ट्रक्टेड माँ योगिनी टेम्पल, माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इस आंसर है चारुशिला देवी, ठीक है।
चलिए इसके हम थोड़ा सा और डिटेल कर ले, क्योंकि यहाँ से आपका सवाल बन सकता है मंदिर वगैरह से। तो देखिए माँ योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो गोड्डा जिला के पत्थरगामा प्रखंड में बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पहाड़ी पे, बाराकोपा पहाड़ी है। बाराकोपा पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो पत्थरगामा प्रखंड। पत्थरगामा प्रखंड कहाँ है, तो गोड्डा जिला में। इस मंदिर के ठीक बाईं और 354 सीढ़ी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और जब आप इस 354 सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है ना, तो इसी पहाड़ पर सीढ़ी के जब चढ़ेंगे तो पहाड़ पर माँ का गर्भगृह है। और इस मंदिर के ठीक दाहिनी और जो है पहाड़ पर मनोकामना मंदिर है। मान्यता के अनुसार, ऐसा मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर माँ सती जी की दाहिनी जांघ गिरी थी, ठीक है। और यहाँ माँ की प्रतिमा के रूप में जांघ की आकृति का शैल अंश मिलता है आपको देखने को। या मंदिर में आपकी जो कामाख्या का जो मंदिर है, ठीक है ना, सेम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माँ योगिनी मंदिर किसका प्रतिरूप है, तो आप कामाख्या मंदिर का नाम लेंगे, क्योंकि कामाख्या मंदिर के भांति ही जैसे वहां पर पिंड की पूजा की जाती है, माँ योगिनी मंदिर में भी पिंड की पूजा की जाती है। भक्तों द्वारा यहाँ लाल वस्त्र को चढ़ाने की प्रथा है, ठीक है ना, लाल वस्त्र को चढ़ाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो चारुशिला देवी ने कराया था। और धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इस मंदिर की जो चर्चा है महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जो माँ योगिनी मंदिर की जो चर्चा की गई है महाभारत में, किस नाम से, गुप्त योगिनी के नाम से। और इसमें ये भी चर्चा, इस धार्मिक ग्रंथ महाभारत में ये भी चर्चा किया गया था कि जो पांडवों हैं, ठीक है ना, वो अपने अज्ञातवास के जो कुछ वर्ष थे वो यहीं पर व्यतीत भी किए थे। निम्न में से कौन सा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है, यानी कि माघे नृत्य, गोंग नृत्य, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो माघे नृत्य है और जो गोंग नृत्य, ये दोनों नृत्य आपके हो जनजाति में प्रचलित है। तो आइए बात करते हैं। देखिए बोथ ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त दोनों। माघे नृत्य की अगर बात की जाए, यह नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। इस नृत्य में स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन यह नृत्य किया जाता है। और गोंग नृत्य की बात की जाए तो गोंग नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। बस इतना आपको याद रखना है। तो देखिए माघे नृत्य हो जनजाति और गोंग नृत्य भी हो जनजाति। माघे नृत्य कब की जाती है, तो माघे पूर्णिमा के दिन, और इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल यह भी है कि देखिए निम्न में से कौन सा कथन जनी शिकार के संदर्भ में सत्य है। देखिए जनी शिकार आपका एक फेस्टिवल ही हो जाएगा। चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए इस पर्व का जो आयोजन है, यानी जो जनी शिकार जो आपका फेस्टिवल है, पर्व है, इसका आयोजन हर 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इस पर्व में महिलाएं सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करके जंगली पशुओं का शिकार करती है, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट आपको बोल रहा है, क्या ये बातें सही है जनी शिकार के संदर्भ में? बोथ ऑफ द अबव और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इस फेस्टिवल की बात की जाए तो 12 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। एक घटना अभी मैं आपको बताऊंगा, उस घटना के याद में ही ये फेस्टिवल जनी शिकार मनाई जाती है। और इस पर्व में क्या होते हैं, जो महिलाएं होती है सामूहिक रूप से ग्रुप में पुरुषों का वेश धारण करके जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। देखिए घटना क्या थी, या एकमात्र भारत के केवल झारखंड राज्य में, यह जो पर्व है आपका जनी शिकार केवल और केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। जो मुगल हैं, मुगल के जो सैनिक ने सरहुर पर्व के दौरान उड़ांव के लोगों पर क्या किया, आक्रमण किया था, ठीक है ना। मुगलों के जो सैनिक हैं सरहुर पर्व के दौरान उड़ांव के लोगों पर आक्रमण किया। सरहुर पर्व होने के कारण उड़ांव जनजाति के लोग हड़िया पी करके झूम रहे थे, ठीक है। जो मुगलों ने उस समय आक्रमण किया, उस समय क्या था, सरहुर पर्व था, और वो लोग अपने हड़िया पी के व्यस्त थे, बिजी थे, झूम रहे थे। तो पुरुष के नशे में रहने के कारण महिलाएं जो थे पुरुष का वेश धारण करें और मुगलों को पराजित किया था, उनकी सेना को। और ऐसा लगातार 12 वर्षों तक होता चला आया। इसीलिए इस जनी शिकार को 12 वर्ष के अंतराल पर इस घटना की याद में मनाई जाती है। 37वें क्वेश्चन की बात की जाए, जो सिमडेगा में आयोजित होने वाला मेला है, आप इसका नाम बताइएगा। राम रेखा धाम मेला, गांधी मेला, उपरोक्त सभी। तो देखिए हमने बताया है राम रेखा और गांधी मेला। टेस्ट सीरीज जिसने लगाई है तो ये सारी चीज़ें आप बना पा रहे होंगे, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन नोट्स में हमने ये सारे एक्सप्लेनेशन डाल रखी है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो भी चीज़ें एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, 40 क्वेश्चन का बहुत शानदार वे में झारखंड जी के मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और आपके ऑलमोस्ट उम्मीद भी करते हैं कि आपकी जितनी 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगी एग्जामिनेशन में, चाहे वो करंट अफेयर तक की, क्योंकि देखिए करंट अफेयर को भी मैं जब रख रहा हूँ तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ रख रहा हूँ। तो उम्मीद नहीं बल्कि नहीं आशा के साथ कि 30, 34, 32, 33 सवाल आपको टेस्ट सीरीज से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो कर रहे होंगे उनको कवर हो जाएंगे। सही है, इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। देखिए राम रेखा मेला की बात की जाए तो राम रेखा धाम जो है राज्य के सिमडेगा, ठीक है ना, जो झारखंड राज्य राम रेखा धाम जो है राज्य के सिमडेगा मुख्यालय के 26 किलोमीटर दूर पर स्थित है आपका, ठीक है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम, सीता माता, ठीक है ना, जो भगवान श्री राम रहे और जो सीता माता रही है और लक्ष्मण वनवास के दौरान इस स्थल से भ्रमण किए थे।
राम रेखा धाम में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 दिवसीय मेलों का ये आयोजन किया जाता है। कितने दिनों का मेला होता है? 3 दिनों का होता है। और राम रेखा धाम में गुफा के अंदर ऐसे ही बताया गया है कि जो ये वनवास में आए थे तो इन्होंने एक रेखा खींची थी, ठीक है ना, गुफा के अंदर छत में खींची गई लकीर को ही राम रेखा कहलाती है ये। और गांधी मेला की बात की जाए तो इस मेले का आयोजन सिमडेगा जिले में 26 जनवरी से 1 फरवरी तक लगता है, ये याद रखिएगा। बाय वाट अदर नेम इज ढोकरा आर्ट नोन, यानी कि शिल्पकला चित्रकला का ये क्वेश्चन है कि जो ढोकरा कला को अन्य और किस नाम से जानते हैं? धातु शिल्पकला, बांस शिल्प। चलिए इसका सही उत्तर होगा आपका, मैं बता दूं, मेटल क्राफ्ट यानी कि धातु शिल्प कला, ठीक है। तो कुछ और चीजें इसका फैक्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, यह शिल्प कला जो है प्राचीन काल से अनेक जनजातियों के बीच प्रचलित रही है। मुख्य रूप से असुर, लोहरा, बिरहोर जनजातियों के लोगों के बीच विशेष रूप से यह प्रचलन में देखा गया है। तो प्राचीन काल की शिल्प कला अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा धातु शिल्प कला है या ढोकरा कला भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। लोहरा जनजाति के लोग धातु शिल्प कला को ढोकरा शिल्प कला भी कहते हैं। इस शिल्प कला में क्या किया जाता है? जो मोम होते हैं ना, उनका मोम को कास्ट किया जाता है, यानी कि एक आकृति दी जाती है उसको गला करके, एक तकनीकी उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, उस मोम से बनाया जाता है। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त जो मोम होती है उसका प्रयोग किया जाता है और इस कला का संबंध मलार जाति से है, ठीक है, याद रखिएगा, मलार जाति से। 39th हु इज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट बुक पब्लिश इन मुंडारी लैंग्वेज, मुंडारी प्राइमर, यानी मुंडारी भाषा में प्रकाशित प्रथम पुस्तक जो मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। जो विटली साहब है इनके लेखक सही होंगे। चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं, पूरा मुंडारी का जो भी भाषाएं साहित्य हैं उसके पर। देखिए, सबसे पहले तो यह याद रखना है कि जो मुंडारी भाषा में प्रकाशित प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर, इसके लेखक कौन थे? जेसी विटली। अब कब हुआ था ये भी आपको याद रखना। देखिए, मुंडारी भाषा में प्रकाशित जो प्रथम पुस्तक है मुंडारी प्राइमर 1873 में, जिसके लेखक जेसी विटली हैं, ठीक है। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण का प्रकाशन 1882 में ए नॉटर्ट द्वारा किया गया था। फादर हॉफमैन ने मुंडारी फर्स्ट प्राइमर नामक पुस्तक 1896 में लिखे हैं। इन्होंने 1903 में मुंडारी ग्रामर नामक की पुस्तक भी लिखे हैं। इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया, देखिए याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फादर हॉफमैन, इन्होंने क्या क्या लिखा? देखिए, फादर हॉफमैन ने मुंडारी फर्स्ट प्राइमर नामक पुस्तक 1896 में लिखा और इन्होंने 1903 में मुंडारी ग्रामर नामक की पुस्तिका भी लिखी और इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक पुस्तक का प्रकाशन 1915 में किया, ठीक है, जिसे मुंडारी भाषा का विश्वकोश माना जाता है। तो देखिए 5 सवाल यहां से बनेंगे आपके फादर ऑफमैन से। फादर ऑफमैन पहले पूछा जाएगा किस भाषा से संबंधित है, तो किस जनजाति से संबंधित है, किस जनजाति की भाषा, तो मुंडारी बोलेंगे। तो फादर हॉफमैन से दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि मुंडारी फर्स्ट प्राइमर नामक पुस्तक की रचयिता कौन है, तो फादर हॉफमैन है। तीसरा सवाल पूछा जाएगा मुंडारी फर्स्ट प्राइमर नामक पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1896 में। अगला सवाल आपसे पूछा, चौथा सवाल पूछा जाएगा जो फादर हॉफमैन है इनके द्वारा मुंडारी ग्रामर नामक की पुस्तक जो लिखी गई, किनके द्वारा मुंडारी नामक ग्रामर नामक पुस्तक, तो फादर हॉफमैन के द्वारा। पांचवा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो मुंडारी ग्रामर नामक पुस्तक की जो रचना हुई है, प्रकाशन हुई, कब हुई? 1903 में। छठा सवाल आपसे पूछा जाएगा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक पुस्तक की प्रकाशन किसने की थी, तो फादर हॉफमैन ने। कब की थी? 1915 में। और किसे विश्वकोश के नाम से जाना जाता है मुंडारी भाषा का, तो आप बोलेंगे इंसाइक्लोपीडिया की, ठीक है, जिसके रचयिता कौन रहे, तो फादर हॉफमैन। तो 8-9 सवाल यहां से ही फादर हॉफमैन से बन सकता है। W.G. आर्चर ने 1942 में मुंडा दूरहा नामक मुंडारी भाषा के लोक गीतों का संकलन प्रकाशित किया है। तो याद रखिएगा मुंडा, ये आपके टेस्ट सीरीज में पूछा गया है किसी न किसी टेस्ट नंबर में। देखिए टोटल 9 टेस्ट हो गए अभी, ठीक है। अब अगला 10वां टेस्ट आपका लॉन्च किया जाएगा। टोटल 20 टेस्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले ही और एकदम शेड्यूल वाइज ही। देखिए W.G. आर्चर ने 1942 में मुंडा दूरहा नामक मुंडारी भाषा के लोक गीतों का संकलन प्रकाशित किया है, ठीक है। पूछा जाएगा मुंडा दूरहा नामक मुंडाली भाषा के लोक गीतों का संकलन किसने किया? W.G. आर्चर ने। कब? 1942 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है जगदीश त्रिगुणायत, ठीक है ना। मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। कहाँ के साहित्यकार, किस भाषा के? तो मुंडारी भाषा के साहित्यकार हैं। और इनकी पुस्तक जो है बज रही बांसुरी, सोसो बोंगा और आपका है मुंडारी लोक कथाएं। देखिए सोसो बोंगा से आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मुंडारी भाषा की प्रथम कथा जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है क्या है, तो सोसो बोंगा। कौन है इसके रचयिता? जगदीश त्रिगुणायत। और मुंडारी लोक कथाएं इनकी प्रथम पुस्तक है। बज रही बांसुरी किसने लिखा? जगदीश त्रिगुणायत। मुंडारी लोक कथाएं सोसो बोंगा किसने लिखा? तो जगदीश त्रिगुणायत। देखिए ये सब चीजें हमने आर्ट एंड कल्चर का 3 घंटे का मास्टर वीडियो में करा रखा है, तो वीडियो काफी लंबी होगी। अगले सवाल पे चलते हैं और अंतिम सवाल हम लोग कवर करते हैं। निम्न में से किस जनजाति का मुख्य पेशा
ये कर लीजिएगा, वो वीडियो देखिए, चाहिए वीडियो, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ नहीं डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट वो वीडियो देख लिए हैं, तो वहाँ पे आपने देखा तो समय यहाँ आपका बचाया जा सके। निम्न में से किस जनजाति का मुख्य पेशा लोहा गलाना और औजार बनाना? असुर, करमारी। तो दोनों ही जनजाति का मुख्य कार्य है दोस्त, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी। देखिए लोहरा जनजाति का मुख्य पेशा जो है इकोनॉमिकली अगर बोला जाए, इनकी डिपेंडेंसी लोहे का उपकरण बनाना होता है। महली जनजाति के लोग मुख्य बांस से जो भी चीज़ें बनाई जाती है यही जनजाति के लोग बनाते हैं। असुर और जो करमारी है वो लोहे को गला करके और औजार को बनाते हैं। चीक बड़ाई जनजाति का मुख्य पेशा कपड़ा बुनना होता है या बुनकर बोल सकते हैं। और विरज्य जनजाति का मुख्य पेशा प्राचीन काल में ये भी लोहे को गलाने का ये कार्य करते थे, ठीक है भाई। तो दैट्स ऑल, आपका ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है, झारखंड जीके का 14 क्वेश्चन। तो ये 3 घंटे का मास्टर वीडियो आप जरूर कंप्लीट करिएगा। उम्मीद करते हैं नहीं बल्कि आशा है कि आपने कितना मार्क्स किया आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा टेस्ट सीरीज दोस्तों को तो शेयर करिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।